रात के सन्नाटे में अक्सर कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता। कभी लगता है जैसे कोई धीमे धीमे कदम रख रहा हो, कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने पास आकर सांस ली हो, और कभी कभी एक खिड़की का धीमे धीमे खुलना भी दिल की धड़कनों को रोक देने के लिए काफी होता है। ये कहानी है राहुल, उसकी छोटी बहन अनन्या और उनके दोस्त आदित्य की, जिन्होंने एक ऐसी खिड़की का रहस्य जानने की भूल कर दी जिसे सालों से कोई छूने की हिम्मत नहीं कर पाया था। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा दरियापुर गांव बाहर से बिल्कुल शांत और सामान्य लगता था, लेकिन वहां के बुजुर्गों की आंखों में अक्सर एक डर झलकता रहता था। वजह थी गांव के बिल्कुल किनारे पर खड़ा एक पुराना हवेली नुमा मकान, जिसे लोग मल्होत्रा हाउस कहते थे। इस हवेली की सबसे अजीब बात थी उसकी ऊपरी मंजिल की खिड़की। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद वहां से अजीब सी हलचल दिखती है, कभी परछाइयां, कभी रोशनी की झलक और कभी किसी के गाने की बहुत धीमी आवाज। गांव के बच्चे पास से गुजरते हुए अपनी सांसें रोक लेते, बड़े लोग तो नजरें झुका लेते, और जो बाहर से आया कोई अजनबी मजाक में उस हवेली की तरफ इशारा करता तो गांव वाले बस यही कहते, उस खिड़की के पास मत जाना वरना वापस लौट कर नहीं आ पाओगे। राहुल अपने माता पिता के साथ दिल्ली में पला बड़ा था। गर्मियों की छुट्टियों में वे लोग अक्सर दरियापुर आते थे, क्योंकि वहां उनकी नानी रहती थी। हो चुका था, कॉलेज में पढ़ता था, थोड़ा निडर और जिज्ञासु स्वभाव का। उसकी बहन अनन्या 15 साल की थी, थोड़ी डरपोक लेकिन बहुत होशियार। नानी अक्सर बच्चों को कहानियां सुनाती, चुड़ैलों की, आत्माओं की और खासकर उस हवेली की खिड़की की। राहुल इन कहानियों को सुनकर मुस्कुराता और कहता, नानी, ये सब बस अंधविश्वास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन अनन्या की आंखों में सचमुच डर उतर आता। दरियापुर में राहुल का बचपन का दोस्त था आदित्य। दोनों साथ साथ खेले, बड़े हुए। आदित्य की आदतें थोड़ी शरारती थी, उसे दूसरों को डराना बहुत पसंद था। जब राहुल गांव आया तो आदित्य तुरंत उससे मिलने आया। थोड़ी देर बाद तीनों, राहुल, अनन्या और आदित्य, पास के तालाब के किनारे बैठे थे। वहीं आदित्य ने मजाक में कहा, राहुल, तू बड़ा शेरदिल बनता है ना, चल आज रात उस हवेली के अंदर चलते हैं। अनन्या का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। पागल हो क्या, वहां मत जाना। राहुल हंसते हुए बोला, अरे ये सब बस कहानियां हैं, मैं तो कहता हूं आज ही जाकर देख लेते हैं कि खिड़की में ऐसा क्या है। आदित्य की आंखें शरारत से चमक उठीं। उस रात जब पूरा गांव सो चुका था, तीनों चुपचाप हवेली की ओर बढ़े। चारों तरफ सन्नाटा और झिंगुरों की आवाजें थीं। हवा भी अजीब तरीके से ठंडी लग रही थी। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे टूटे फूटे थे, अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। टॉर्च की रोशनी डालते ही दीवारों पर जाले, टूटी तस्वीरें और पुरानी लकड़ी की अलमारियां दिखीं। अनन्या कांपते हुए बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राहुल और आदित्य तो जैसे जिद पर अड़े थे। वे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपरी मंजिल की ओर बढ़े। जैसे ही तीनों ऊपर पहुंचे, सामने वही खिड़की थी, लंबी, लोहे की जाली वाली, बाहर की ओर खुली हुई। लेकिन अजीब बात यह थी कि खिड़की आधी खुली थी और उसमें से ठंडी हवा का एक झोंका सीधा उनके चेहरों पर पड़ा। अचानक आदित्य ने टॉर्च की रोशनी खिड़की पर डाली। सबकी सांसें थम गईं। खिड़की के पार कोई सफेद कपड़ों में खड़ा दिखाई दे रहा था। वो शक्ल धुंधली थी, लेकिन
आंखें आंखें लाल चमक रही थी। अनन्या चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी खिड़की के पार से एक धीमी खरखराती हुई आवाज आई। क्यों आए हो यहां? आवाज सुनते ही आदित्य के चेहरे का मजाक उड़ गया। उसका गला सूख गया। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? खिड़की से वही आवाज फिर आई। जिन्होंने मुझे यहां कैद किया वो अब तक चैन से नहीं सो पाए, और तुमने मेरी नींद तोड़ी है। इसके बाद अचानक खिड़की धड़ाम से बंद हो गई। तीनों जान बचाकर हवेली से बाहर भागे, लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो अनन्या ने देखा कि राहुल की कलाई पर एक गहरा नीला धब्बा बन गया था, जैसे किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। राहुल को कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन धब्बा धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। नानी ने जब सुबह ये धब्बा देखा तो तुरंत समझ गई। तुम लोग वहां गए थे, मैंने मना किया था। राहुल ने हंसकर बात टालनी चाहिए, लेकिन नानी के चेहरे का डर साफ झलक रहा था। नानी ने मजबूरी में सच बताया। ये हवेली कभी मल्होत्रा साहब की थी। उनकी एक बेटी थी, मीरा। बहुत सुंदर, लेकिन थोड़ी अजीब। लोग कहते थे कि वो तांत्रिक विद्या में रुचि रखती थी। गांव वाले उससे डरते थे। एक दिन अचानक वो लड़की खिड़की से छलांग लगाकर मर गई, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी इस खिड़की को खोलेगा मैं उसकी आत्मा अपने साथ ले जाऊंगी। तब से उस खिड़की को लोग मनहूस खिड़की कहते हैं। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। बार बार वही खिड़की आंखों के सामने आती, और फिर उसने महसूस किया कि खिड़की से आती आवाज अब सीधे उसके कानों में गूंज रही थी। तुम्हें मेरी नींद क्यों तोड़नी पड़ी? राहुल पसीने से तरबतर उठ बैठा, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी खिड़की, जो बाहर वाली सड़क की ओर थी, धीरे धीरे अपने आप खुल रही थी। वो वहीं जमकर बैठ गया, और जैसे ही खिड़की पूरी खुली, उसे वही सफेद साया दिखा जो हवेली में था। राहुल के सामने वही सफेद साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल लाल जल रही थी, और होठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो। राहुल ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और अनन्या अंदर दौड़ती हुई आई। भैया! उसने राहुल को हिलाकर जगाने की कोशिश की, और जैसे ही अनन्या की आवाज आई, वो साया गायब हो गया। खिड़की धीरे धीरे फिर से बंद हो गई। राहुल कांपते हुए बैठ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। सुबह होते ही अनन्या ने पूरी बात नानी को बता दी। नानी का चेहरा और पीला पड़ गया। मैंने कहा था ना, उस हवेली में मत जाना। अब वो आत्मा तुम्हारे पीछे लग गई है। जब तक इस खिड़की का श्राप पूरा नहीं होता, वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। राहुल ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। नानी, ये सब आपका वहम है। शायद मुझे बस सपना आया होगा। लेकिन नानी ने उसका हाथ पकड़कर दिखाया। राहुल की कलाई का नीला धब्बा अब काला हो चुका था और फैल रहा था। ये सपना नहीं है राहुल, ये उसकी पकड़ है। इधर आदित्य भी चैन से नहीं सो पाया। वो बार बार डरकर उठ जाता। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। उसने राहुल से कहा, यार, उस रात के बाद से मुझे लगता है कोई मेरे पीछे पीछे चलता है। मैं अकेला कमरे में होता हूं तो सांसों की आवाज सुनाई देती है। ये सब क्या हो रहा है? राहुल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो खुद भी डरा हुआ था। उस रात राहुल ने ठान लिया कि अब वो भागेगा नहीं। उसने अपनी खिड़की बंद करके कुंडी चढ़ा दी। सोचा, अब ये अपने आप कैसे खुलेगी? लेकिन आधी रात होते ही खिड़की खटाक से खुल गई।
राहुल डर के मारे उठ बैठा। इस बार खिड़की के पार से सिर्फ साया ही नहीं बल्कि एक औरत की आवाज आई। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम मेरी जगह लोगे। राहुल की आंखें फैल गईं। वो चीख पड़ा, तुम चाहती क्या हो? आवाज गूंजी, मेरे साथ चलो, इस खिड़की से छलांग लगाओ, तभी सब खत्म होगा। अगली सुबह नानी ने राहुल और अनन्या को बुलाकर एक रहस्य बताया। तुम्हें सच जानना ही होगा, मीरा की मौत खुदकुशी नहीं थी। उसके पिता मल्होत्रा साहब ने ही उसे उस खिड़की से धक्का दिया था। वजह यह थी कि मीरा किसी और लड़के से प्यार करती थी। मल्होत्रा साहब को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। गुस्से में उन्होंने बेटी को उसी खिड़की से धक्का दे दिया। मरने से पहले मीरा ने श्राप दिया था, जिसे भी मेरी खिड़की छुएगी वो मेरी तरह अधूरी मौत मरेगा। नानी रो पड़ी, बेटा तूने खिड़की को छू दिया है, अब तुझे उसका श्राप भोगना ही पड़ेगा। राहुल ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो आदित्य और अनन्या को लेकर गांव के बाहर रहने वाले एक बूढ़े तांत्रिक भैरवनाथ के पास पहुंचा। भैरवनाथ ने सब सुनकर कहा, तुमने खिड़की की आत्मा को जगा दिया है। उसे शांत करने का एक ही तरीका है, उस खिड़की को खुला छोड़ दो और मीरा की आत्मा से माफी मांगो। लेकिन सावधान, अगर आत्मा ने तुम्हें माफ नहीं किया तो वही खिड़की तुम्हारा अंत भी बनेगी। तीनों ने तय किया कि आज रात सब खत्म करेंगे। वे हवेली में गए। चांदनी रात थी और हवेली की टूटी दीवारें और भी डरावनी लग रही थी। ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर राहुल ने खिड़की पूरी खोल दी। ठंडी हवा का तेज झोंका आया। अचानक खिड़की से सफेद साया बाहर आया। वही मीरा। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में खून भरा था। उसने चिल्लाकर कहा, क्यों तोड़ी मेरी नींद, क्यों जगाया मुझे? राहुल घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। मैं बस जानना चाहता था कि इस खिड़की का सच क्या है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी आदित्य अचानक बोला, ये सब ड्रामा है, मैं नहीं मानता भूत प्रेत को, कूद कर दिखाता हूं, कुछ नहीं होगा। कहकर वो रेलिंग पर चढ़ गया। राहुल और अनन्या चीख पड़े, आदित्य मत कर। लेकिन देर हो चुकी थी। मीरा का साया मुस्कुराया और आदित्य अचानक पीछे की ओर खिंच गया, सीधा खिड़की से बाहर। नीचे गिरने की आवाज आई और फिर सन्नाटा। राहुल और अनन्या दोनों कांप रहे थे। राहुल ने हिम्मत जुटाई, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो मैं करूंगा। मैं दुनिया को बताऊंगा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें मारा था। तुम्हें गलत समझा गया, लेकिन कृपया हमें छोड़ दो। मीरा का चेहरा नरम पड़ा। उसकी आंखों से लाल रोशनी गायब हो गई। वो बोली, अगर तुम सच दुनिया के सामने लाओगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगे तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। इतना कहकर उसका साया धीरे धीरे खिड़की के पार गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली की वो खिड़की अब पूरी तरह टूट चुकी थी, जैसे किसी ने अंदर से उसे तोड़ डाला हो। आदित्य की लाश हवेली के बाहर मिली। उसका चेहरा डर से विकृत था। राहुल और अनन्या ने गांव में सबको सच बताया। धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि मीरा निर्दोष थी और उसके पिता ही उसकी मौत के जिम्मेदार थे। उस दिन के बाद से वो खिड़की कभी नहीं दिखी। हवेली धीरे धीरे खंडहर बन गई। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं, अगर कभी आधी रात को ठंडी हवा का झोंका आए और कानों में कोई फुसफुसाए, मेरी नींद क्यों तोड़ी, तो समझ लेना कि वो खिड़की अब भी कहीं जिंदा है।